अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मोरपाल सुमन अंता से बीजेपी प्रत्याशी होंगे। माली समाज के नेता के रूप में उनकी पहचान है। मोरपाल सुमन 12 पंचायत समिति में प्रधान रहे हैं। मोरपाल सुमन की पत्नी नटी बाई सरपंच रही हैं। मोरपाल सुमन का प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा से मुकाबला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में मोरपाल सुमन को उतार दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मोरपाल सुमन का प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा से मुकाबला रहने वाला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने जातिगत समीकरण भी साधने की कोशिश की है। माली समाज से आते हैं नेता, उनकी एक अलग पहचान है। लंबे समय से वो संगठन के साथ जुड़े हुए थे और बीजेपी ने मोरपाल सुमन पर भरोसा जताया है। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, यही है मोरपाल सुमन जिन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। और जैसे ही नाम का ऐलान हुआ तो बधाई देने वालों का तांता लग गया। माली समाज के नेता के रूप में इनकी पहचान है। अंता का रण ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कब चुनाव होगा, नामांकन की आखिरी तारीख क्या है और कब रिजल्ट सामने आएगा। तो ये देखिए, नामांकन की जो जांच है वो 23 अक्टूबर को होनी है। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नामांकन वापस 27 अक्टूबर को लिया जा सकता है और जो रिजल्ट निकल करके सामने आएंगे वो भी आपको बता रहे हैं। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो 11 नवंबर को होगी। तो 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आ जाएगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से देखिए, प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नरेश मीणा ने ताल ठोकी है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट पर जीत किसको मिलती है। 14 तारीख का इंतजार करना होगा जब रिजल्ट सभी के सामने आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि बीजेपी ने बहुत समय लिया, सोच समझ करके इस नाम का ऐलान किया गया है। कल भी हमने देखा था, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के साथ बैठक हुई, कई दौर की वार्ता चली है और अब मोरपाल सुमन पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। जो मेरे पर विश्वास किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं एक गरीब आदमी हूं और इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सोचती है। आज ये राजस्थान में ये करके दिखाया, एक गरीब के बेटे को, एक किसान के बेटे को, जिसके पिता हाल ही लगे हैं, उसको आज पार्टी ने टिकट दिया है। ये मेरे लिए मैं पार्टी का हमेशा ऋणी रहूंगा। जिंदगी भर इस पार्टी का मैं एहसान नहीं चुका सकता। तो आपके सामने जो दावेदार हैं वो तो काफी अमीर समझे जाते हैं। वो एक राजा और एक रंग की लड़ाई होगी। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे रहता हूँ, जमीनों पे 36 साल से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मैंने कभी लोभ लालच की काम नहीं किया। मैं हमेशा गरीबों के बीच में रहा हूँ। जब जब भी गरीब ने मेरे को पुकारा है, आधी रात में मैं उनके पीछे पहुंचा हूँ। हमेशा 36 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 30 साल से पार्टी मुझे मौका दे रही है और बार चुनाव लड़ाती है और मैं चुनाव जीत के आता हूँ। एक आध चुनाव में आ रहा भी हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं आ रहा, लेकिन मैं हमेशा 24 घंटा पार्टी की सेवा में समर्पित रहा हूँ। अब क्या रहने वाला है, क्योंकि अब चुनाव किस मुद्दों को लेकर लड़ेंगे, क्योंकि बीच में ही चले गए आपके एक प्रत्याशी थे जो मेरे पुराने विधायक थे, आदरणीय कंवरलाल जी मीणा। काफ़ी पुराना केस था। अब पता नहीं किस कारण से उनके साथ ये हुआ और उनको या तो ध्यान नहीं रहा, कारणवश उनको सजा हो गई, और या फिर वो ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। और मैं चाहूँगा कि पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं उसको निभाने की कोशिश करूंगा। क्या प्राथमिकता रहने वाली है सर, बात करें चाहे विकास को लेकर हो, चाहे सर्व समाज को लेकर हो, क्या कुछ? मैं पहले भी रात दिन पार्टी में एक करता था और आगे भी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, जमीनी स्तर तक जो भी समस्याएं हैं मूलभूत, किसानों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे किसी गरीब की हो, मैं उसके लिए हमेशा तत्पर हूँ। पहले भी तत्परता रहा, आज भी हमेशा आगे के लिए तत्पर रहूँगा। जो मेरी मूलभूत किसानों की सबकी जो मूलभूत सुविधा है उसको मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। मेरे से नहीं होगा तो मैं शीर्ष नेताओं के पास जाऊँगा। महारानी साहब ने मेरे ऊपर ये आशीर्वाद दिया है, राजा साहब ने मेरे को आशीर्वाद दिया है, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, पूरी टीम ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है, मेरे जिलाध्यक्ष जी ने, मेरी नीचे की टीम ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं इनका पूरा हमेशा 24 घंटा जनता के बीच में रहने की कोशिश करूँगा और उसको आपको पूरा ईमानदार से करने की कोशिश करूँगा। जा रहे हैं उसमें हमने, हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने हमारे आदरणीय मोरपाल सुमन को प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है।
मैं आप सबके माध्यम से भी मोरपाल सुमन जी को और अंता की जनता को भी बधाई देना चाहता हूं कि एक सेवक के रूप में एक ऐसा कार्यकर्ता आप सबके बीच में आया है जो सेवा की भावना से राजनीति में आया है। स्वच्छ छवि का एक व्यक्ति है जिसने एक सामान्य परिवार में जन्म लिया और सामान्य परिवार से सेवा और दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर निष्कलंक छवि के आधार पर और अभी तक अपना जीवन यापन किया और राजनीतिक क्षेत्र में भी वो प्रारंभ से बचपन से ही हमारे संघ से भी जुड़े रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी मदन जी राठौर, सीएम साहब भजनलाल जी शर्मा और हमारी पूर्व मुख्यमंत्री महारानी साहब वसुंधरा राजे सिंधिया और राजा साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि और मोरपाल जी सुमन को बधाई देता हूं। प्रदेश नेतृत्व को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक धरातल के कार्यकर्ता को, नीचे के कार्यकर्ता को इस उम्मीदवार के रूप में चुना। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राणपण से ये चुनाव लड़ने वाला है और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। और डिडवाना कुचामन के चर्चित रमेश रुलानिया हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुख्य शूटर सहित 3 आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है और इनमें गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर शामिल हैं, जिन पर एडीजी क्राइम दिनेश हेमन ने 2 दिन पहले ही 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। और आपको ये भी बताते चले कि आरोपी गणपत और महेश मकराना के बोरावड़ जबकि धर्मेंद्र अजमेर के रहने वाले हैं। वहीं इस हत्याकांड का एक और इनामी बदमाश जुबेर अहमद अभी भी फरार है। पुलिस टीमें लगातार उसकी तलाशी में छापेमारी कर रही हैं और इन तीनों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस की 20 टीमों ने देश भर के कई राज्य मध्य प्रदेश, यूपी, दिल्ली, हरियाणा से लेकर के बंगाल तक अभियान चलाया। तो डिडवाना कुचामन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ गोदारा गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। बंगाल से 1-1 लाख के 3 शूटर गिरफ्तार हो चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त, हत्याकांड के जो 3 मुख्य आरोपी हैं वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो 3 तस्वीरें आई हैं, बंगाल से गिरफ्तारी हुई है। पहली तस्वीर सीसीटीवी में आप देखिए बदमाश नजर आया है और तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरोपियों की ये तस्वीर सामने आ चुकी है। तो रमेश रुलानिया हत्याकांड से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, हत्याकांड के जो मुख्य 3 आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुचामन के व्यापारी रमेश रुलानिया के हत्याकांड में जो 4 आरोपी फरार थे उनमें से 3 को कोलकाता पुलिस के फूलबागान थाने ने किया गिरफ्तार। और इस पूरे मामले में कल शाम को फूलबागान थाने के पास एक इनपुट आया था कि तीनों युवक को उस एरिया में देखा जा रहा है। तो उसके बाद फूलबागान पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारी घटनास्थल पे पहुंचे और उनको जब इंटरोगेट करने की कोशिश किया गया, फिर उनमें से एक घटनास्थल से भागने की कोशिश किया। फिर उसके बाद तीनों को ही वहाँ से डिटेन कर दिया गया और उनको जब इंटरोगेट किया गया तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन सामने आया उसके हिसाब से वो राजस्थान के कुचामन के एक व्यापारी के हत्याकांड में मुख्य आरोपी थे। और उनको इतने देर में डिटेन करने के बाद राजस्थान पुलिस के उस थाने को खबर किया गया और उनके तरफ से उनका टीम कोलकाता के लिए रवाना हुआ। उनके टीम यहाँ पे आते ही उनको ट्रांजिट रिमांड पे राजस्थान लेके जाने की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दिया जाएगा और उसके बाद उनको राजस्थान लेके जाया जाएगा। अब यही देखना है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करने का जो पूरा प्रोसेस है उस प्रोसेस में जो और एक आरोपी जो अभी तक इस पूरे केस में फरार है वो कहाँ है, वो कोलकाता में ही है और या वो दूसरे कहीं जगह पे छुपा है, उसका भी जांच अभी चल रहा है।
वहीं अलवर पुलिस ने फ्लिपकार्ट कंपनी के ट्रांसपोर्ट ट्रक से करोड़ों के मोबाइल उड़ाने वाली एक अंतर्राज्यीय गैंग से मोबाइल खरीदने वाले 4 आरोपियों को पकड़ा है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पहले ही पकड़ लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से पुलिस ने अभी तक 1 करोड़ के चोरी के जो सामान है वो बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि इस गैंग ने फ्लिपकार्ट में काम करने वाले युवक से संपर्क करके ट्रांसपोर्ट ट्रक से करीब 226 मोबाइल फोन के साथ और भी कई सामान पार कर लिया था। राजी गिरोह है। इसके अंदर यूपी, हरियाणा और आसपास के जो राजस्थान के जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं और ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने ये काम किया। और क्योंकि इसके अंदर एक नेटवर्क भी का भी पता चला जो कि सस्ते मोबाइल बेचने का भी काम करते हैं। और इससे पहले भी प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसके अंदर की अभी प्रकरण ट्रेस नहीं हुए, वो हालांकि वो राजस्थान के नहीं है, पर उसमें भी हम लोग जो कंसर्न जिले की पुलिस उनसे कोऑर्डिनेशन करके उनकी पूरी मदद करेंगे। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा एक्शन। सरकारी स्कूल में पकड़ा था घटिया निर्माण। प्रशासन घटिया निर्माण कराएगा ध्वस्त। 4 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। देवली के आमली झाड़ गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त कोटा से, जहां पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का ये बड़ा एक्शन। सरकारी स्कूल में घटिया निर्माण पकड़ा गया था। प्रशासन घटिया निर्माण अब ध्वस्त कराएगा। 4 करोड़ की लागत से ये निर्माण कार्य चल रहे हैं। देवली के आमली झाड़ गांव का ये पूरा मामला है। दिवाली से पहले ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का बड़ा धमाका। भ्रष्टाचार पर नो कॉम्प्रोमाइज और सरकारी निर्माण में जो भ्रष्टाचार है उस पर सख्त एक्शन, सख्त संदेश। नागर साहब, किस तरह का ये मैसेज है? जिस तरह से आप देर रात इलाकों में पहुंच रहे हैं और देर रात पहुंचने के साथ में वहां पर सीधा एक्शन ले रहे हैं और अब बुलडोजर एक्शन। मैं जिस तरह से देख रहा हूं, मैंने देखा है कि जो निर्माण इतना घटिया है और उसको अभियंता आकर के देख करके उनकी निगाह नहीं पड़ रही। मुझे समझ में नहीं आता उन्होंने कहां से इंजीनियरिंग करके और अपने काम के बारे में बिल्कुल कोताही बरत रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वो उन्होंने अगर उसमें लिप्तता पाई गई तो वो सस्पेंड भी होंगे और उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्टेड करके और ऐसे निर्माण को तोड़ करके दोबारा बनाया जाएगा। किसी भी तरह से घटिया निर्माण को कोई भी स्वीकृति नहीं मिलेगी। अब उनको जड़ से हम तोड़ेंगे और पुनः दोबारा नवनिर्माण होगा, ताकि ऐसे जो घटिया निर्माण करते हैं इन अभियंताओं के खिलाफ भी और ऐसे ठेकेदारों को भी एक सबक मिले। जमीनी धरातल पर आप खुद घूम रहे हैं, कई स्कूलों में आप गए, वास्तविकता में चिंताजनक हालात है। क्या सरकारी सिस्टम के अंदर भ्रष्टाचार अंदर तक जड़ें पनपा चुका है? अधिकारी, ठेकेदार सब मिली भगत करके सरकार को चूना लगा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप खुद देख रहे हैं, खुद पकड़ रहे हैं और खुद के सामने हालात है। जिस तरह से हम निर्माण कार्यों में जो भ्रष्टाचार, मैंने जब इसको गहनता से इसमें अंदर जाकर के घुस करके देखा तो निश्चित रूप से बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। और इस पर लगाम लगाने के लिए निरंतर मैं जहां भी जाऊंगा इनकी हम एक स्पेशल चेकिंग भी करेंगे और इन पर मुख्यमंत्री जी से निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी को मैंने आग्रह किया है और उन्होंने कहा है कि इस पर हम एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए टीम बना करके भेजेंगे, ताकि जो काम ऑन गोइंग चल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और जिन्होंने पिछले कार्यकाल से लगा के अब तक काम किए हैं उनमें भी अगर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया है तो उस समय के अभियंताओं के खिलाफ भी कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले, सरकारी कामों में घोटाला करने वाले, सरकारी कामों में भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसी फर्मों को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। यानी स्पष्ट संदेश, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, आंवली झाड़गांव से। वहीं करौली में त्योहारी सीजन से पहले पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोतवाली पुलिस ने डीएसपी टीम के साथ मिल करके एक निजी गाड़ी से लाखों रुपए की नकदी बरामद कर ली है और संदिग्ध हालात में पकड़ी गई इस गाड़ी से नोटों से भरे बैग मिले हैं, जिन्हें थाने ला करके गिनती कराई गई है। थाने में नोट गिनने की मशीन ला करके रकम की जांच की गई तो प्रारंभिक जानकारी के अनुसार करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ये रकम जयपुर के एक ब्रोकर के पास से मिली है, जो करौली के किराना और परचून व्यापारियों से कलेक्शन करके निजी वाहन से ले जाया जा रहा था। कार्रवाई का नेतृत्व डीएसपी अनुज शुभम, कोतवाली एसएचओ आध्यात्म गौतम और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से किया है।
चौकी पर एक कार को रोका गया जो संदिग्ध दिखाई दे रहा था। उसको रोकने पर उसने हड़बड़ाया। एक बैग के अंदर पैसे नजर आए जिनको बारे में पूछा गया इतनी अधिक मात्रा में पैसा कहाँ से आया। उसने करीब पहले शुरू में 35 लाख होना बताया, लेकिन जब बैग खोलकर देखा गया तो करीब 60 लाख से ऊपर की राशि दिखाई दी। तत्पश्चात उससे पूछा किस कारण कहाँ से ला रहे हो, तो कभी कुछ जवाब देता था। संदिग्ध माना जाने पर बैंक से हमने नोट गिनने की मशीन प्राप्त करी और उसे थाने पे लाकर उसके द्वारा जो राशि थी उसको काउंट किया तो 66 लाख 94,500 रुपये थे, जिनको 106 BNSS के तहत जब्त किया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अचानक श्री गंगानगर पहुंच गए, जहां उनके साथ पूरी प्रशासनिक टीम मौजूद है। बताया ये जा रहा है कि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ग्रामीण इलाकों में औचक निरीक्षण करेंगे, प्रदेश सरकार की किसान कल्याण योजनाओं की ग्राउंड रियलिटी परखेंगे। आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा इससे पहले भी श्री गंगानगर सहित कई जिलों में छापेमारी करके नकली खाद, बीज और उर्वरक के काले कारोबार का खुलासा कर चुके हैं। उनके अचानक पहुंचने से स्थानीय प्रशासन से लेकर के खाद बीज विक्रेताओं तक में हलचल मच गई है। 725 ही नाम दे, अलग से नाम नहीं दिया। ग्वार बीज तैयार हुआ है क्या आपके यहाँ? और वहीं बाड़मेर में दीपावली के त्योहारी मौसम में चोरों ने कृषि मंडी में तांडव मचा दिया है। अज्ञात चोरों ने एक साथ 20 दुकानों के ताले तोड़ करके लाखों रुपए का कैश और कीमती सामान पार कर ले गए हैं। और आपको बता दें कि मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत पहुंची है। बाड़मेर के डीएम राजेंद्र सिंह और एसपी नितेश आर्य भी घटनास्थल पर मौजूद है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल डॉग स्क्वाड टीम भी बुलाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में चोरों की करतूत साफ तौर पर दिख रही है। लगी हुई है, एफएसएल भी आ गई, डॉग स्क्वाड भी आ गई और जिस तरह से सीसीटीवी में दिख रहे हैं उनके औजार भी है, शटर को ऊंचा करके कई जगह ताले भी तोड़े हैं और केस भी गया और कुछ जगह कोई कीमती सामान भी गया है। हर एंगल से हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी में कई जगह फुटेज आए, इसमें जो ठेकेदार के जो मंडी प्रशासन के द्वारा जो आदमी लगाए हुए हैं हो सकता है इनकी मिलीभगत हो। इस एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। अभी हम एफआईआर आने वाली है तो जल्द ही हम मुलजिमों को गिरफ्तार करेंगे और खुलासा करेंगे। जैसलमेर में हुई स्लीपर बस आगजनी की भयावह घटना के बाद अब पूरे प्रदेश में परिवहन विभाग सख्त हो गया है। झुंझुनू जिले में झुंझुनू सीकर रोड पर विभाग की टीम ने सघन चेकिंग अभियान चलाया है। 3 स्लीपर बसों को जब्त किया है, 5 ओवरलोड वाहनों के चालान काटे हैं। जांच में कई बसें सुरक्षा नियमों की गंभीर अवहेलना करती पाई गई हैं। कुछ बसों में इमरजेंसी एग्जिट की जगह अतिरिक्त सीटें लगाई गई थी। टीम ने मौके पर सीटें हटवा करके चेतावनी दी कि सभी बस संचालक आपातकालीन निकास और फायर सेफ्टी उपकरण अनिवार्य रूप से रखें। यहाँ अपने झुंझुनू में जो है अपन ने टोटल 9 बसों के खिलाफ कार्रवाई की है कल से आज तक, और जिसमें से 3 बसें अपन ने बंद की है। देखो, मॉडिफाई होने के बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और एज पर नॉर्म्स AIS 052 और स्लीपर का AIS 119 उसके नॉर्म्स के हिसाब से, जैसे बॉडी बिल्डर बस बॉडी एक्रीडेशन कोड, टाइप अप्रूवल, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, उसके हिसाब से पास करते हैं, उसके बाद में मॉडिफाई करते हैं। दीपावली से पहले राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जयपुर के मुहाना इलाके में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शाही सिक्का और क्रेन ब्रांड के संदिग्ध रिफाइंड मूंगफली तेल के 3 सैंपल लिए गए हैं। 570 लीटर तेल सीज किया गया है। लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से 1100 लीटर सरसों तेल जब्त हुआ है। झुंझुनू जिले में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बुहाना में 118 किलो नकली कलाकंद, 216 लीटर खाद्य तेल जब्त करके नष्ट करा दिया गया। मिठाइयों में सोयाबीन तेल की मिलावट पाई गई है। कोटपुतली बहरोड जिले में निमराना के यादव रसगुल्ला भंडार पर छापेमारी हुई है। 18 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक जब्त करके मौके पर नष्ट कराया गया है।
और खबर जयपुर से है, जहां चोमू में जैसलमेर बस हादसे के बाद अब परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। अवैध और बिना सुरक्षित मानकों के संचालित हो रही बसों पर विभाग ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में चोमू परिवहन विभाग की टीम ने विशेष कार्रवाई करते हुए 9 स्लीपर कोच बसों को सीज कर लिया और जांच में यह सामने आया है कि पकड़ी गई बसों को अवैध तरीके से मॉडिफाई किया गया था और इनमें आपातकालीन दरवाजे तक नहीं थे, जिससे किसी हादसे की स्थिति में यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। डीटीओ अनूप सिंह सहरिया के नेतृत्व में इस कार्रवाई से बस संचालकों में हड़कंप मच गया है। परिवहन विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से समझौता करने वालों पर इस तरीके की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कि अभी परसों के दिन जैसलमेर में एक घटना बहुत ही दुखद भरी हुई है, जिसमें 20-21 लोगों की जान चलेगी। उसका मेन कारण था वो जो बस थी वो बस बॉडी कोड IAS 119 की पालना नहीं कर रही थी। ना तो उसमें कोई एग्जिट गेट था, अगर एग्जिट गेट होता तो ना आदमियों की जान बच सकती थी। इसी के लिए इसको सरकार ने गंभीरता से लिया और हमारी परिवहन सचिव श्रीमती सुचिता त्यागी जी ने निर्देश दिया है कि इन सारी बसों को जो IAS 1119 की 119 की पालना नहीं कर रही है, इन सारी बसों को सीज किया जाए।